नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक एग्रो क्लासेस उदयपुर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं अपने सॉल्यूशंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कह सकता हूँ कि जनरली अपन यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, हर जगह ये टॉपिक है वो मिलता भी नहीं है और यहाँ से अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक की बात करने वाला। और जब भी दोस्तों आप डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हैं, एओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप फार्म मैनेजर है, टीए की तैयारी करते हैं, जब भी सिलेबस उठाते हैं सोयल साइंस के अंदर आपको एक टॉपिक कॉमन मिलता है और वो लाइन पढ़ते आपके दिमाग में आ जाता है कि यार ये टॉपिक कहाँ से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के बाद में मेरे ख्याल से आपको ये कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि ये टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, एक तो रिमोट सेंसिंग। क्या किस नाम जानते हैं? रिमोट सेंसिंग। और दोस्तों एक टॉपिक है वो कौन सा अपने पास? सोइल सर्वे। ठीक है, रिमोट सेंसिंग एंड सोइल सर्वे, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन भी पूछ जाता है और जनरली ये टॉपिक देख के अपन को लगता है कि यार इसके कहीं से प्रॉपर नोट्स भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं रिमोट सेंसिंग की बात करें तो रिमोट सेंसिंग की बहुत बड़ी बुक आती है, ये खुद अपने अंदर एक सब्जेक्ट है। तो पूरा सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ेंगे अपन को, केवल इतना ही पढ़ना है जितना अपने एग्जाम के लिए अपने लिए बेनिफिशियल है। जहां तक अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने की अपन क्या करने वाले बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, रिमोट सेंसिंग और सोइल सर्वे, इन दोनों की क्या करने वाले हैं, एक साथ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे वो करेंगे रिमोट सेंसिंग। किसकी बात करने वाले हैं? रिमोट सेंसिंग। तो हेडिंग डालीजिएगा रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब देखो, रिमोट का मतलब आप जानते हैं, जनरली आप टीवी देख रहे हैं, आपको चैनल के अंदर गाने बज रहे थे, अच्छा नहीं लगा, आपको मूवी देखनी है, तो दूर बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल, यानी छोटा सा जिस प्रकार से मेरे पास बहुत सारे रिमोट है, इन डिवाइस को वो रिमोट के नाम जानता है। ठीक है, जैसे मुझे कैमरा बंद करना है तो यहाँ मैं खड़े खड़े बटन दबा के क्या कर सकता हूँ, मैं इस कैमरे को बंद कर सकता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर इसको बंद कर सकते हैं, फैन को बंद कर सकते हैं, एसी को बंद कर सकते हैं। ठीक है, जनरली कहने का मतलब ये हो सकता है, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है, मान लो आपके एसी है, फैन है, टीवी है, मोबाइल है, या आजकल तो आपको 4 व्हीलर गाड़ियां भी ऐसी आने लग गई जिनको दूर बैठे बैठे बटन दबाते ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसका अपन लोग भी खोल सकते हैं दूर बैठे बैठे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पास नहीं है, अपने से दूर है, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में दूर बैठे बैठे दोस्तों क्या लेना, इंफॉर्मेशन लेना या उसको कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अपन ने क्या लगा रखा है, यहाँ पे मान लो कोई क्रॉप लगा रखी है। ठीक है, और मान लो कि ये आपके घर पे लगाई हुई है और आप घर पे नहीं रहते हैं। ठीक है, आप मान लो जयपुर रह रहे हैं या उदयपुर रह रहे हैं या दिल्ली रह रहे हैं, जहां पर भी आप प्रेजेंट टाइम के अंदर है, आप इस क्रॉप के पास में नहीं है और आप कहाँ बैठे हैं, जहां भी जिस सिटी में आप बैठे वहां से क्या करना, बैठे बैठे इस क्रॉप के बारे में, या इसके अलावा बात करें आपके मम्मी पापा से आप बात कर सकते हैं कि मम्मी पापा आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। यानी दूर बैठे बैठे उनके बारे में, उनके बारे में क्या लेना, इंफॉर्मेशन लेना, उनके बारे में जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अगर सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लीजिएगा। तो डेफिनेशन है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके बारे में आप क्या लेना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। एनी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, यानी क्या ऑब्टेन करनी है, इंफॉर्मेशन, जानकारी लेनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी बिना टच करे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, दूर बैठे बैठे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप घर बैठे बैठे क्या ले रहे हैं, सोइल साइंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। रिमोट सेंसिंग के थ्रू मैं जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको आप मेरे को बिना टच करे, मेरे बिना सामने बैठे क्लास में वहां बैठे बैठा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसी रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ऑनलाइन क्लास है, ये एक तरीके से रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, तो ये तो रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन एग्जाम के अंदर एक तो डेफिनेशन पूछ जाती है। सेकंड दोस्तों बात करें कि रिमोट सेंसिंग के बारे में सबसे पहले बताया किसने था। तो अगर दोस्तों मैं रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करूं तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग के बारे में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, इवलिन। क्या नाम था?
इवलिन एल प्रूथ। इन्होंने क्या करा था दोस्तों, सबसे पहले रिमोट सेंसिंग के बारे में बताया। आपको पूछा जाएगा कि रिमोट सेंसिंग के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था, तो इवलिन, ठीक है, एल प्रूथ, ठीक है, एल प्रूथ है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, रिमोट सेंसिंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों ये आपके रिमोट सेंसिंग है, इस रिमोट सेंसिंग दोस्तों डेफिनेशन मतलब इसकी परिभाषा कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन है वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, पार्कर। क्या नाम था, पार्कर। जो प्रूथ है उन्होंने क्या करा, रिमोट सेंसिंग के बारे में सबसे पहले बताया। रिमोट सेंसिंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो पार्कर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ये यहाँ पे रिमोट सेंसिंग वाले बिल्कुल ऊपर से इंट्रोडक्शन है उसकी क्या कर चुके, बात है कर चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों रिमोट सेंसिंग की बात करें तो इनसे रिलेटेड अपने दोस्तों कुछ इंस्टीट्यूट है, ये उनके बारे में बात कर लेता है। जैसे कि दोस्तों आपने जनरली आजकल देखा होगा कि जैसे कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और मान लो कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे पास कॉल करते हो, भाई कहाँ पे है, मैं कहूँगा बस रूम पे ही हूँ। फिर आपको यकीन नहीं होता कि अभी थोड़ी देर पहले तो वहाँ पे फतेह सागर के ऊपर बैठ के वहाँ पे लाइव आ रखा था और इतनी देर में कह रहा है कहाँ गया, यहाँ पे रूम पे आ गया, चल लोकेशन भेज तेरी। तो मैं जैसे लोकेशन भेजूंगा आपको पता लग जाएगा कि वास्तव के अंदर मैं प्रेजेंट टाइम में कौन सी जगह हूं। मतलब आप घर बैठे बैठे इतनी दूरी से मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में पता कर लिया कि मैं वास्तव में प्रेजेंट टाइम में कहां पे हूं। इसी को क्या कहा जाता है, रिमोट सेंसिंग। मेरी लोकेशन ले ली, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों किसी एरिया के बारे में, आप कभी अमेरिका नहीं गए, कहां नहीं गए, अमेरिका नहीं गए। अगर दोस्तों आप अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका के बारे में यहां से देख सकते नहीं देख सकते, देख लिया भाई अमेरिका, मैप में सर्च करा अमेरिका, ऑटोमेटिक आपका चल के आ गया ये अमेरिका है, अमेरिका का मैप है। उस मैप को वो जूम करके सैटेलाइट के द्वारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिका के बारे में जानकारी आप यहां से लें। जैसे यूक्रेन के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में वो युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध से अपन को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे जनरली अभी टीवी के अंदर न्यूज आती है, तो दोस्तों जो एंकर होते हैं, जब मीडिया वाले जहां बम फूटता है वहां थोड़ी रहते हैं, वो क्या करते हैं, जहां पे बम ब्लास्ट होता है वहां पे क्या करते हैं, सैटेलाइट से इमेज ले लेते हैं और वहां पे कितना नुकसान हुआ है क्या हुआ, सैटेलाइट से इमेज लेके क्या करते हैं, अपने को दिखाते हैं कि वास्तव में वहां पे ये बम विस्फोट हुआ, इस तरीके से हुआ, इतना वहां पे नुकसान हो गया, ठीक। क्योंकि अगर एंकर वहां पे कोई होगा, मीडिया वाला होगा, तो खुद ही उड़ जाएगा वो बम से। तो वो किससे लेता है, वो सैटेलाइट से लेता है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अपन दो टर्म यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं अपन जीपीएस, क्या यूज करते हैं, जीपीएस, और एक यूज करते हैं जीआईएस। इन दोनों की बात है अपन रिमोट सेंसिंग में करते हैं। और अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के अंदर दोस्तों इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछ जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं जीपीएस, तो जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है भाई, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ठीक है। देख लेते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी आपकी प्रेजेंट टाइम के अंदर कौन सी लोकेशन है उसके बारे में जानकारी देना क्या कहलाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या पोजीशन कह सकते हैं, आईएनजी लगा सकता है, आईएनजी मतलब कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और जीआईएस का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी जियोग्राफी के बारे में आपको क्या लेना है, जानकारी लेना है। जैसे मैप वगैरह अपन देखते हैं तो सेकंड हो जाएगी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखनी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और एक जीआईएस का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें ग्लोबल आता है, इसके अंदर जियोग्राफिकल आता है, दोनों अलग अलग होते हैं। जब आपको जीआईएस और जीपीएस की फुल फॉर्म पूछ जाती है, मान लो जीपीएस की पूछ रहा है तो क्या देगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और एक ऑप्शन मिलेगा जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्त आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्लोबल आने वाला है और यहाँ पे क्या आने वाला है, जियोग्राफिकल आने वाला है, ठीक है। जीपीएस एंड जीआईएस, इन दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर दोस्तों जो भी स्पेस के अंदर सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं या स्पेस के ऊपर जो निगरानी रखते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम है इसरो। क्या नाम है, इसरो। अगर दोस्तों मैं इसरो की बात करूं, इसरो का कई बार पूरा नाम भी अपने को पूछ लिया जाता है, तो इसरो का दोस्तों पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
और दोस्तों इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, चलो जीआई टैग, हाँ जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग अपने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन टैग होते हैं। जैसे मान लो कि जैसे उदयपुर है, उदयपुर की मान लो को फेमस है, उदयपुर के अंदर वैसे फेमस चीज़ की बात करें दोस्त, आप भी कभी उदयपुर के अंदर घूमने आए हैं तो फतेह सागर जाना, फतेह सागर की कोल्ड कॉफी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब मान लो उदयपुर की जो कोल्ड कॉफी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर जो फतेह सागर की कोल्ड कॉफी होगी, इस कोल्ड कॉफी को क्या दे दिया जाएगा, एक टैग दे दिया जाएगा कि ये यहाँ की पूरे भारत की जो कोल्ड कॉफी सबसे ज्यादा फेमस है, यानी इस लोकल एरिया तक सीमित हो जाती है। जब भी कोल्ड कॉफी की मेन बात करेंगे तो क्या याद आएगा भाई, उदयपुर, उदयपुर के अंदर भी क्या याद आने वाला है, फतेह सागर। तो इसको टैग दे दिया जाता है, इसको कहा जाता है जीआई टैग। क्या कहा जाता है, जीआई टैग कहा जाता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन टैग के नाम से जानते हैं ना। तो ये जीआई टैग है, अलग अलग क्रॉप्स के लिए, आम के लिए, चावल के लिए, बासमती चावल के लिए, सबके लिए अलग अलग रीजन है, उनको क्या दिए गए, जीआई टैग दिए गए कि यानी स्पेसिफिक हो गया, जहां उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे बेस्ट प्रोडक्शन होता है, उसको जीआई टैग के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे जीआई टैग मिला हुआ नहीं है भाई ना, उदयपुरी कोल्ड कॉफी को मिला हुआ नहीं है। एग्जाम्पल माना कि आपकी कोल्ड कॉफी सबसे वैसे फेमस सब है ना उदयपुर में, जब भी आए फतेह सागर की कोल्ड कॉफी पी के जाना, जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, उसको जीआई टैग कहते हैं ना, जीआई टैग। और ये अपने जीआईएस दोनों अलग अलग होते हैं। जीआईएस क्या है, अब रिमोट सेंसिंग में पढ़ते हैं, जीआई टैग एक अपन स्पेसिफिक दे देते हैं। ठीक है, चल इसरो की बात कर ली, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, ये दो तीन चीजें देख ली। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड अपने दो तीन इंस्टीट्यूट भी पूछे जाते हैं। उन इंस्टीट्यूट की अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। पहले इसका नाम रिमोट सेंसिंग एजेंसी था, ए लगा हुआ था। 2008 के अंदर इसको एजेंसी सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। तो पूरा नाम लिख लीजिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। पहले नाम क्या था इसका, एजेंसी था। 2008 में एजेंसी सेंटर कर दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट में बात करते हो एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका हैदराबाद के अंदर। कहां पे है, हैदराबाद। हैदराबाद कहां पड़ता है भाई, तेलंगाना के अंदर है। कहां पे है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है। पहले आंध्र प्रदेश में आता था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ, तो हैदराबाद किस में आता है, प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के अंदर। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। ये एक इंस्टीट्यूट हो गया। एक इंस्टीट्यूट दोस्तों और है जिसका नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसकी भी अपन बात कर लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हेडक्वार्टर है दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर। कहां पर है, देहरादून। और दोस्त ये देहरादून कहां पड़ता है, अपने उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो IIRS तो अपने देहरादून के अंदर है और NRSC है ये कहां पे, हैदराबाद के अंदर। दोनों थोड़े से सेम लगते हैं, लेकिन दोनों इंस्टीट्यूट है दोस्त क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी आपके हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार GIS GPS की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है, और इसरो की फुल फॉर्म बता दी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग के बारे में अपने डेफिनेशन देख ली, एक दो साइंटिस्ट देख लिए, और उससे रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट थे, उन सब की अपन यहाँ तक क्या कर चुके हैं, बात है कर चुके हैं। अब दोस्तों इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। रिमोट सेंसिंग का जो क्लासिफिकेशन है, यानी रिमोट सेंसिंग कितने टाइप का होता है, इसके बारे में दोस्तों एग्जाम के अंदर अपने को क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उनकी अपन बात करेंगे। अगर दोस्तों इसका फर्स्ट अपन जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो अपन करने वाले हैं ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। अब देखो दोस्तों, मैं इसका क्लासिफिकेशन बताऊं उससे पहले अपन को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि वास्तव में रिमोट सेंसिंग होती कैसे है। मान लेते हैं कि ये अपने अर्थ सरफेस है, क्या भाई, अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस में यहाँ पे या आपने ऑफिस बना रखा है, क्या बना रखा है, ऑफिस बना रखा है। इस ऑफिस के अंदर यहाँ पर आप बैठे हुए, कंप्यूटर ले रखा है, कंप्यूटर से आप बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में लेना है, मान लो कि आपसे कई हजारों लाखों किलोमीटर दूर हो सकता है, या हो सकता है आपसे 5-10 मीटर भी दूर हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई खेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई वस्तु हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन लेना है यहाँ बैठे बैठे। तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग वास्तविक रूप से दोस्तों काम किस तरीके से करता है उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जनरली अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, अगर मैं जनरली की बात करें तो अपने अर्थ के अंदर जो लाइट सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, ये कौन होता है, सन। सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है। जैसे अपन को कोई भी वस्तु दिखाई देती है वो भी किसके कारण दिखाई देती है, प्रकाश की किरणों के कारण दिखाई देती है। प्रकाश किरणें आती है, जिस वस्तु से टकराती है, टकराने वाला परावर्तन होता है, परावर्तित किरणें अपने आंखों की कोर्निया तक जाती है और अपन को वस्तु दिखाई देती है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश किरणें यहाँ तक, यहाँ से आपके इस सनलाइट से कहाँ तक आएगी, जो अपना ऑब्जेक्ट है वहां जाएगी, क्योंकि भाई सन है, इसकी लाइटें यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, इसकी जो रेडिएशन है वो तो सब जगह जाने वाली है। अपन को केवल इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इसलिए केवल मैं आपको वही रेडिएशन दिखा रहा हूं जो अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है। कहां जा रही है, ऑब्जेक्ट के बारे में। इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जब भी ये टकराएगी तो टकराने के बाद कुछ रेडिएशन है वो तो क्या कर ली जाती है, ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण इसका टेम्परेचर है थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और बाकी रेडिएशन है ये टकराने के बाद में वापस कहां चल जाती है, एटमोस्फियर में चल जाती है, यानी मैं कह सकता हूं वापस क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, ट्रांसमिट हो जाएगी। सन से आई, टकराई, टकराने के बाद में ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, जो अपने स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं अपने इंडिया के अंदर, जैसे मैं इसरो की बात करूं तो अदर जो कंट्री है उनमें सब में अलग अलग क्या होते हैं दोस्तों, स्पेस के लिए इंस्टीट्यूट होते हैं। ये इंस्टीट्यूट है, इन्होंने क्या कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपनी स्पेस के अंदर अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं। सैटेलाइट, ठीक है, आपने मेरे ख्याल से देखा होगा, मंगल मूवी देखी होगी, और भी बहुत सारी मूवी है जिसके अंदर सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करने के ऊपर बनी है, किस प्रकार सैटेलाइट है उसको लॉन्च करते हैं। तो हुआ क्या, अपन ने यहाँ बैठे बैठे सैटेलाइट को क्या दिया, ऑर्डर दिया कि मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी जानकारी चाहिए। तो ये सैटेलाइट क्या करता है, सन से जो रेडिएशन है इस ऑब्जेक्ट से टकराई है, टकराने के बाद में क्या होगा दोस्तों, एक कोडिंग फॉर्म में किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सैटेलाइट के द्वारा। और ये सैटेलाइट है, ये क्या करेगा दोस्तों, वापस अपने तक क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। अब अपने पास कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो भी एक कोडिंग फॉर्म यानी रेडिएशन फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, इसको क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा, और इस प्रकार अपने को इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लग जाएगा, जानकारी हो जाएगी। ठीक है, यानी सन से लाइट आएगी और रेडिएशन आएगी, ऑब्जेक्ट से टकराएगी, स्पेस में सैटेलाइट वहां तक जाएगी, और अपने जो डेस्कटॉप है या अपना कंप्यूटर सिस्टम है या अपना सिस्टम है वहां तक आने वाली है। ये अपना सिस्टम क्या करता है, इस रेडिएशन यानी जो कोडिंग इंफॉर्मेशन है इसको इंफॉर्मेशन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब उसको अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या मिल जाएगी, अपन को इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अब देखो इस रिमोट सेंसिंग में क्या क्या अपने को चाहिए होता है। सबसे पहले एक तो एनर्जी सोर्स चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए, जहां से अपने पास क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, एनर्जी सोर्स मेन चीज होती है। अगर एनर्जी सोर्स नहीं होगा तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं अपन इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, अपन को किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए भाई, एनर्जी सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनर्जी सोर्स। सेकंड दोस्तों बात करें, इन रेडिएशन से के आने जाने के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए होगा। अगर दोस्तों मीडियम की बात करें, या तो स्पेस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, जिसके थ्रू क्या होती है, रेडिएशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या चाहिए होगा, अपन को एक सैटेलाइट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, सैटेलाइट चाहिए होगा, जो क्या करेगा, इनको वापस इन रेडिएशन को क्या करेगा, केवल इसी। अब देखो पूरी अर्थ के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं,
अपन को स्पेसिफिक लेना है, तो ये सैटेलाइट केवल उन्हीं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिस ऑब्जेक्ट के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके कहाँ देगा, सिस्टम। तो अपने को और क्या चाहिए भाई, अपने को सिस्टम चाहिए जो क्या कर दे, जो आपके कोड वर्ड है इसको इसका डिकोडिंग कर दे। क्या कर दे, डिकोडिंग। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया कोडिंग फॉर्म में। कोडिंग फॉर्म में क्या कर देगा, इसको वापस ट्रांसमिट कर देगा। अपना सिस्टम इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसको क्या करेगा, डिकोड कर देगा, यानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे दोस्तों, वो एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में क्या इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है। ठीक है, किसी क्रॉप के बारे में लेनी है या किसी के बारे में, एनीथिंग, जो भी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है उसका एनालिसिस करेंगे। और अगर इसका यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लास्ट के अंदर क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, एनर्जी सोर्स होगा, मीडियम होगा, सैटेलाइट होगा, अपना एक कंप्यूटर सिस्टम होगा। उसके बाद में जो क्या करेगा, सिस्टम को, कोड को क्या करेगा, डिकोडिंग कर देगा, कोडिंग ही। ठीक है, एनालिसिस करेंगे और उसका क्या कर लेंगे, वो यूज कर लेंगे। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, किसी भी वस्तु की इंफॉर्मेशन चाहिए कि यूक्रेन में भी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, रेडियो सोर्स आएगी, यहाँ पे कोई सैटेलाइट को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ तक आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसको अपन कैप्चर कर लेंगे, कोडिंग फॉर्म में आएगा। इमेज अपन को चाहिए तो इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एनालिसिस कर लेंगे, देख लेंगे कि वास्तव में वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर हो गया है तो वो न्यूज़ के अंदर का दिखा देंगे या सबको कह देंगे, देखो मैंने यहाँ बैठे बैठे पता लगा लिया है कि वहाँ पे बम विस्फोट हो गया या बम विस्फोट है वो नहीं हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, अपने रिमोट सेंसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रिमोट सेंसिंग कहलाती है। अब रिमोट सेंसिंग का दोस्तों जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं वो एनर्जी सोर्स के यानी के आधार पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ एनर्जी सोर्स। यानी ये रेडिएशन है, एनर्जी कहां से आती है। तो दोस्तों इसके बेसिस पे दोस्तों रिमोट सेंसिंग है, ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक तो होती है पैसिव रिमोट सेंसिंग। कौन सी हो जाएगी, पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग, इसके अंदर अगर दोस्तों अपने पास एनर्जी या रेडिएशन का मेन सोर्स, अगर दोस्तों एनर्जी सोर्स की बात करें, अगर एनर्जी सोर्स अगर दोस्तों सन है, अगर सूर्य एनर्जी सोर्स होता है तो दोस्तों उस रिमोट सेंसिंग को कहते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। क्या कहते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग नाम। जनरली दोस्तों अपन कुछ भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो दूर बैठे बैठे यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं या आप मुझे भी देख पा रहे हैं, तो किसके कारण, सन के कारण होता है। तो ये आपका पैसिव हो जाएगा। और एक दोस्तों सेकंड कौन सा होता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। कौन सा हो जाएगा, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अगर दोस्तों एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों एनर्जी सोर्स है, ये खुद होता है, मीडियम होता है, खुद ही हो जाएगा। मतलब जैसे बात करें जनरली आपने देखा होगा, जैसे कैमरे से वो फोटो लेते हैं तो कैमरे के अंदर क्या होता है, कई बार अंधेरा होता है तो अपन काले काले यानी अपनी फोटो ब्लैक कलर की आएगी, अपन काले दिखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे पता चला कंपनी वालों को कि जब अपन नॉर्मली फोटो लेते हैं तो ब्लैक आती है, और जो यूजर्स है अपने मोबाइल के या जो कैमरे के, उनको बिल्कुल ही फोटो पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, मोबाइल के पीछे फ्लैश लाइट दे दिया। क्या दे दिया, फ्लैश लाइट दे दिया। उससे क्या पड़ता है, जब फोटो लेता है तो उसमें क्या अपन लाइट आएगी और लाइट से क्या होगा, उजाला हो जाएगा। उजाला हो जाएगा तो अपनी फोटो क्या आएगी, ज़्यादा अच्छी आएगी। तो उस समय दोस्तों जो रेडिएशन है या जो एनर्जी, उसका सोर्स कौन है, अपना कैमरा खुद है। जैसे अपन देखा होगा कई बार कैमरे वगैरह जहाँ से फोटो वगैरह कैप्चर की जाती है तो इन फोटो उनके अंदर क्या है, कैमरे के अंदर खुद के अंदर फ्लैश लगी रहती है। जब फोटो कैप्चर करते हैं तो एकदम से क्या लाइट आती है। ठीक है, तो अगर दोस्तों लाइट का सोर्स अगर वो खुद ही है तो उसको कहता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। क्या कहता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग अगर दोस्तों एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे कैमरा हो गया, कैमरे के अंदर खुद के अंदर क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है, खुद ही एनर्जी क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है। ठीक है, और क्या करता है, खुद ही क्या कर लेगा, इंफॉर्मेशन ले लेगा। कैमरा हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक नाम और पढ़ते हैं, वो रडार। क्या पढ़ते हैं, रडार। मेरे ख्याल से आपने नाम सुना होगा, रडार, लीडार, बड़े फेमस है ये। ठीक है, जिनके बारे में मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता रहता है, रडार, लीडार। तो दोस्तों ये रडार, लीडार, कैमरा सारे रिमोट एक्टिव रिमोट सेंसिंग के टाइप है। ये खुद ही क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी सोर्स खुद ही है। जैसे दोस्तों इस बोर्ड की बात करूँ, ये इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस डिजिटल बोर्ड के अंदर ऑटोमेटिक लाइट आ रही है। कहने का मतलब मेरे आसपास जो भी लाइटें हैं, अगर मैं पूरे रूम के अंदर में अंधेरा कर दूं, अगर नाइट भी हो जाए यानी सन है वो भी नहीं रहे, लाइटें सारी बंद कर दूं, तो भी दोस्तों इसके ऊपर मैं जो भी लिखूंगा वो आपको दिखने वाला है। क्यों दिखेगा, क्योंकि आपका डिजिटल बोर्ड है। ये क्या है भाई, ये खुद क्या है, एनर्जी सोर्स है, खुद क्या करता है, एनर्जी
प्रोड्यूस करेगा, खुद लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो ये किसी दूसरे का मोहताज नहीं है। जब कोई दूसरे का मोहताज नहीं होता तो उसको कहा जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग, यानी अगर सोर्स सन है लाइट का तो पैसिव, और अगर खुद ही है तो क्या हो जाएगा एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अगर दोस्तों एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात करें तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है रडार लीडार। तो कई बार दोस्तों उनको रडार और लीडार इन दोनों की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों इन दोनों की अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो रडार की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग किसकी फुल फॉर्म होती है रडार की। और लीडार की बात करें तो दोस्तों इसका होता है लाइट डिटेक्शन। क्या होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो दोस्तों कई बार आपको एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाएगा रडार इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। उस कंडीशन में आपको पैसिव एक्टिव दोनों मिलेगा, बोथ मिलेगा। तो रडार आते ही क्या करके आना है आपको एक्टिव रिमोट सेंसिंग करके आना है। रिडार भी क्या हो जाएगा एक्टिव रिमोट सेंसिंग। कैमरा भी क्या एक्टिव है। बाकी जनरली दोस्तों जो सैटेलाइट अपन यूज करते हैं, जो जनरली अपने स्पेस वगैरह में वो कौन से होते हैं अपने, ये आपके पैसिव रिमोट सेंसिंग टाइप होते हैं। किसी प्रकार की एनर्जी उसको रिलीज नहीं करते हैं, सन के द्वारा जो रेडिएशन आई है उसी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके क्या कर लेंगे दोस्तों उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से होते हैं, जो मेन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट तो कौन सा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स। ठीक है, सेकंड दोस्तों जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर दोस्तों मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी दोस्तों जो भी सन के द्वारा दोस्तों रेडिएशन वगैरह होती है इनको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही कहते हैं। ठीक है, इसके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक जो दोनों ही प्रॉपर्टी क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आपने 11th-12th के अंदर या आपने कोई फिजिक्स पढ़ी है तो मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी जनरली आपने नाम सुना होगा, बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर में अपन क्या करेंगे बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब दोस्तों जनरली दोस्तों जो अपने पास प्रकाश किरण होती है, जो अपने पास रेडिएशन आती है, इस रेडिएशन में दोस्तों अलग अलग जो आपके वेवलेंथ है उसकी रेडिएशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे आप नाम सुना होगा इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, ठीक है, एक्स रे, गामा रेज। ठीक है, तो ये सारे क्या अलग अलग रेडिएशन के टाइप है। तो सबसे पहले दोस्तों इनके बारे में अपन को नाम याद रखना है, कौन कौन सा होता है कौन कौन सा नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है किसकी कम होती है। वेवलेंथ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए कौन सी रेडिएशन पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, इनको यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ट्रिक बता रहा हूँ, गलत नहीं लेना है आपको, केवल यानी पॉजिटिव वेव के अंदर सोचना है। होता है क्या दोस्तों, एक जीरोक्स मशीन वाला आदमी होता है। कौन होता है? जीरोक्स मशीन वाला, यानी फोटोकॉपी करने वाला होता है। जीरोक्स मशीन वाला एक आदमी है, वो क्या करता है पूरे दिन जीरोक्स निकालता रहता है, फोटोकॉपी निकालता रहता है। अब बेचारा दिन भर सुबह है फोटोकॉपी निकालने लग जाए और दिन भर फोटोकॉपी निकालते निकालते बेचारा बोर होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? बोर होने। अब दिन भर भाई फोटोकॉपी करेगा तो बोर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो वो दोस्तों बाद में क्या करता है कि आप जैसे किसी आदमी उनके पास फोटोकॉपी कराने गए, आप फोटोकॉपी कराने गए सोशल साइंस की नोट्स की फोटोकॉपी कर दो। वो कह रहा है यार क्या यार थोड़ी देर बैठ जाओ यार भैया, पूरे दिन से काम कर रहा हूँ थक गया हूँ यार मैं। फिर आप उसको कहते हो यार भैया बोर हो जाते हो पूरे दिन काम करते हो। लो मैं आपको एक चैनल बताता हूँ। FM के अंदर एक चैनल आता है रेडियो के अंदर, रेडियो मिर्ची के नाम से। किसके नाम से? रेडियो मिर्ची के नाम से। कि भैया कोई नहीं, अभी आपकी फ्रेशनेस ले आता हूँ मैं, आपके जो बोरिंग लाइफ को उसको दूर कर देता हूँ। मोबाइल के अंदर क्या क्या करो, ये रेडियो मिर्ची सुना करो। और रेडियो मिर्ची सुनोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कब दिन खत्म हो गया। उसके अंदर जो चुटकुले आते हैं, जोक्स आते हैं, उन जोक्स को सुनते सुनते दिन कब खत्म हो गया, कब आप फोटोकॉपी कर दोगे पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों उन भाई साहब ने यानी आपने उनको उस रेडियो मिर्ची के बारे में बताया। और दोस्तों जीरोक्स मशीन वाले भाई साहब है, जैसे आपने रेडियो मिर्ची के बारे में बताया 2-4 दिन सुना, उसको बड़ा मजा लगा कि वाह यार, आपको वो दुआएं दे रहा था भगवान उसकी जल्दी नौकरी लगा देना।
ठीक है, आपके लिए कह रहा है, मेरे लिए नहीं कह रहा है ना, आपके लिए कह रहा है वो ना, जल्दी नौकरी लगा देना, दुआएं कर रहा है, और उसको क्या होता है, वो अपने काम उसको मजे से करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है? क्योंकि उस रेडियो मिर्च से प्यार हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, रेडियो मिर्च से प्यार। कहानी सुनाइए, ट्रिक पे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई, केवल ट्रिक बनाई है, याद रखिएगा दोस्तों, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स मशीन, जीरोक्स है ना, आई लव यू जीरोक्स मशीन, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीन की गन, फटाफट फोटो कॉपी निकालने वाली मशीन है ना। ठीक है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, याद रखना है दोस्तों। याद रखने के बाद देख लेते हैं इस ट्रिक के अंदर कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th पढ़ा होगा, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करें, ये कौन सी हो जाएगी, रेडियो से क्या हो जाएगा, आपको रेडियो वेव्स हो जाएगी। कौन सी वेव्स हो जाएगी, रेडियो वेव्स। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड मिर्ची एम से याद रखना है, एम से माइक्रोवेव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी कौन सी वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स, उसके बाद में आपके माइक्रोवेव्स हो गई। आई से हो जाता है इंफ्रारेड, कौन सी वेव्स हो जाएगी, इंफ्रारेड वेव्स हो जाएगी। एल से हो जाएगी दोस्तों लाइट, जो विजिबल लाइट होती है, जिसके द्वारा अपने को ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु अपने को दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं विजिबल लाइट। आपने विजिबल लाइट के बारे में सुना होगा कि 400-700 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है, 400 से 700, मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से सुना होगा। विजिबल, या आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, उस समय भी आपने पढ़ा होगा विजिबल लाइट। तो एल से लाइट, यू से क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट। क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, जीरोक्स से क्या हो जाएगा, एक्सरे। क्या हो जाएगा, एक्सरे। और जी से क्या हो जाएगा, गामा रेज। क्या हो जाएगा, गामा रेज। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको सीरीज से याद रखना है। सबसे पहले रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ये दोस्तों अपने 7 टाइप के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इसमें अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स है, ये प्रेजेंट होती है। रेडियो वेव्स की बात करें, जिसके द्वारा अपन को रेडियो वगैरह सुनाई देता है, टेलीविजन वगैरह चलता है, तो उसके अंदर दोस्तों जिस रेडिएशन का यूज करते हैं अपने रेडियो में, टेलीविजन में, टीवी में, जो भी है, उसमें अपन रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोवेव्स की बात करें, आपने देखा होगा जो माइक्रोवेव होता है, ओवन होता है, उसके अंदर अपन खाना गर्म करते हैं, तो खाने को गर्म करने के लिए दोस्तों जिस रेडिएशन का यूज करते हैं वो होता है अपने माइक्रोवेव्स। कौन सा होता है, माइक्रोवेव्स होता है। इंफ्रारेड की बात करें तो ये क्या करता है, स्किन की तरह एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसके लिए स्किन डिजीज वगैरह होती है, इसके लिए इंफ्रारेड का यूज करते हैं। विजिबल लाइट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के थ्रू ही अपन किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अल्ट्रावायलेट होगी, एक्सरे। एक्सरे के बारे में मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक्सरे मतलब जो अपनी बॉडी वगैरह, कभी हड्डी वगैरह, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, तो एक्सरे के द्वारा क्या करते हैं, इन रेडिएशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं कि अपनी कौन सी हड्डी टूटी है, नहीं टूटी है। गामा रेज की बात करें दोस्तों, गामा रेज इनका यूज करते हैं जो कैंसर की जो ट्यूबर्स होते हैं ना, कैंसर के अंदर क्या होते हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती है अपनी बॉडी के अंदर, उन गांठों को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए, मारने के लिए किसका यूज करते हैं, गामा रेज का प्रयोग करते हैं। यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन किसका यूज करते हैं, गामा रेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारी सारी रेडिएशन है। अब इस रेडिएशन की वेवलेंथ देखनी है, क्या देखनी है, वेवलेंथ। जैसे जैसे दोस्तों अपन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दोस्तों वेवलेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मान लेते हैं ये आपका रेडियो वेव्स हो गया, ये आपका माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। इनकी दूरी मानना है कि ये दूरी सबकी क्या बराबर है। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा, कभी ऐसा ग्राफ पड़ा होगा ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से है ना, इसको कहते हैं एक वेव। यानी यहां से शुरू हुई और यहां से शुरू होकर वापस एक राउंड लगा के, इसको एक वेव कहते हैं। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, यानी इसके बीच में जो दूरी होती है ना एक वेवलेंथ की, वो ज्यादा होती है। आगे करेंगे इसके अंदर, एक के अंदर 2-3 आ जाएगी। अगर दोस्तों इंफ्रारेड की बात करें इसमें और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। विजिबल की बात करें इसकी वेवलेंथ और कम हो जाएगी। अल्ट्रावायलेट की और कम हो जाती है। एक्सरे की वेवलेंथ और कम हो जाएगी। और सबसे कम वेवलेंथ होती है दोस्तों गामा रेज की। किसकी होती है, गामा रेज की। तो दोस्तों ये वेवलेंथ यानी एक वेव के बीच में लेंथ कितनी है,
इसके बेसिस पे इनको अलग अलग टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मतलब एरिया सेम लें तो ये कितने चक्कर लगा रही है रेडिएशन, उसको कहते हैं वेवलेंथ। किसके नाम जानते हैं, वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इनकी वेवलेंथ अपन को देखने की, ये वेवलेंथ है ये कितनी होती है। ठीक है, तो एक एक की बात करेंगे। एग्जाम में सीधा सीधा रिमोट सेंसिंग से तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी है, गामा रेज की कितनी होती है। सबके अपन एक बार नाम लिख लेते हैं सबका, और नाम के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले एक तो रेडियो वेव्स हो जाएगी, रेडियो वेव्स के बाद कौन सा हो जाएगी अपने माइक्रोवेव्स हो जाएगी, उसके बाद कौन सी हो जाएगी इंफ्रारेड, कौन सी हो जाएगी इंफ्रारेड हो जाएगी, इंफ्रारेड के बाद में कौन सी हो जाएगी विजिबल लाइट, कौन सी हो जाएगी विजिबल लाइट हो जाएगी। और दोस्तों विजिबल लाइट के बाद में हो जाएगी अल्ट्रा वायलेट, कौन सी हो जाएगी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद कौन सी हो जाएगी एक्सरेज, कौन सी हो जाएगी एक्सरेज। और दोस्तों एक्सरेज के बाद में कौन सी हो जाएगी अपने गामा रेज, कौन सी हो जाएगी गामा रेज। इन सब की दोस्तों वेवलेंथ है। यहां से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी वेवलेंथ है, ये कितनी होती है वेवलेंथ। ठीक है, और इसके बेस पे किस प्रकार से वो रिमोट सेंसिंग को डिवाइड करेंगे उनकी बात है करने वाले। ठीक है, देखो 3 4 5 6 7, साथ में क्या करना है दोस्तों बीच वाला याद रखना है। और विजिबल लाइट के बारे में आप जानते हैं कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ है ये अपने, देखो बड़ी संख्या पहले लिख देता हूं ताकि आपको ट्रिक से याद रखने के लिए, 700 से 400 कितनी होती है 700 400। मैं कहूं कि 700 से 400 या 400 से 700 है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बीच में। बड़ी संख्या पहले लिख दिया, छोटी को बाद लिख दिया ताकि आपके समझ में आ जाए, इसलिए बाकी 400 से 700 कहूँ या 700 से 400 कहूँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और विजिबल लाइट की मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि विजिबल लाइट उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होती है। अब क्या करना है नीचे जाना है तो क्या करना है 400 से क्या करना है कम करना है, कम करके कहाँ ले आएंगे 1 नैनोमीटर ले आएंगे। कितना ले आएंगे 400 से 1 नैनोमीटर हो जाएगा। 1 से दोस्तों अपन कहाँ ले आएंगे 1 से 10 की घात -3 नैनोमीटर। 10 की घात -3 का मतलब क्या हो जाएगा 0.001 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें ये क्या हो जाएगा गामा रेज, अगर आपके 10 की घात -3 से भी क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेस देन 10 की पावर -3 नैनोमीटर। ठीक है, देखो 10 की घात -3 से कम, 10 की घात -3 से 1 से 400, 400 से 700। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ बड़ी संख्या पहले लिख दी, छोटी बाद में लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बड़ी लिखे से छोटी लिखे, याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या हो गया ये 3 तो हो गया। ऊपर वाली की बात करें, ऊपर वाले में क्या है बड़ी संख्या कौन 700। अब 700 से अपन को क्या करना है कम करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 700, इधर ले आते हैं ना बड़ी संख्या को अपन इस तरफ लिख देते हैं छोटी संख्या को, वैसे 700 से दोस्तों मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे नैनोमीटर में, यहाँ तक अपन ने क्या देखा है भाई नैनोमीटर देखा है। अब मिलीमीटर की बात करें, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9, 10 की घात -9 मीटर को कहा जाता है 1 नैनोमीटर। क्या कहा जाता है 1 नैनोमीटर। 10 की घात -6 को 6 मीटर को कहा जाता है 1 माइक्रोमीटर। क्या कहा जाता है 1 माइक्रोमीटर। और दोस्तों 10 की घात -3 को कहा जाता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, यानी 1000 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े को क्या कहेंगे 1 मिलीमीटर। अगर दोस्तों 1 मीटर के अपन 10 लाख टुकड़े करेंगे तो उस एक टुकड़े को क्या कहेंगे माइक्रोमीटर कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, अगर 1 अरब टुकड़े करें अपन 1 मीटर के तो उस एक टुकड़े को क्या कहेंगे 1 नैनोमीटर, यानी बहुत स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल साइज होती है ना। ठीक है, तो ये अपने की एक्स्ट्रा चीजें हो गई बताने के बारे में। तो यहां तक तो नैनोमीटर में याद रखना है, किसमें याद रखना है नैनोमीटर में। अब यहाँ पे आ जाना है दोस्तों मिलीमीटर के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 मिलीमीटर। क्या लिख दिया 1 मिलीमीटर। अब यहाँ मैं लेने वाला हूँ 1 मिलीमीटर से 0.1, अब मिलीमीटर नहीं लूंगा मैं मीटर लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ मीटर, और इसका हो जाएगा दोस्तों 0.1 मीटर से ज़्यादा। किससे हो जाएगा 0.1, यानी रेडियो वेव्स होती है उनका रेडिएशन 0.1 मीटर से ज़्यादा, माइक्रो का 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर।
इंफ्रारेड 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है। मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने का 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर 1 मिलीमीटर को अगर मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 यानी 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा। 10 लाख यानी 10 लाख नैनोमीटर यानी 700 से 10 लाख तक, ठीक है। 700 400 400 से 1 से 0.001 और 0.001 से कम। तो दोस्तों ये सारी रेडिएशन है, इनके बारे में अपन क्या कर चुके, बात कर चुके। एक तो रेडिएशन पूछ जाती है। अब दोस्तों एक क्या होता है, इंफ्रारेड। अब देखो क्लासिफिकेशन अपन क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दोस्तों, इनके बेसिस पे इनका अपन क्या पढ़ रहे थे भाई, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। चल अब देखो, अब अगर दोस्तों अपन जो रिमोट सेंसिंग है, अगर उसके अंदर अपन इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करेंगे तो उसको कह देंगे इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। अगर अल्ट्रावायलेट का यूज कर रहे हैं तो उसको कहेंगे अल्ट्रावायलेट रिमोट सेंसिंग। एक्सरेज का यूज कर रहे हैं तो उसको कहेंगे एक्सरे रिमोट सेंसिंग। यानी रिमोट सेंसिंग में कौन सी रेडिएशन का यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे दोस्तों क्या किया गया है, इसको अलग अलग टाइप्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जिस रेडिएशन का यूज करेंगे, जिस वेवलेंथ का यूज करेंगे, उस रिमोट सेंसिंग को उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रिमोट सेंसिंग था। रिमोट सेंसिंग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो जीपीएस, अगर मैं जीपीएस की बात करूं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके लिए दोस्तों बात करें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर स्पेस के अंदर 24 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। कितने सैटेलाइट, 24, जिनमें से दोस्तों 21 तो क्या है, वर्किंग कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में। 21 काम कर रहे हैं और 3 स्पेस के अंदर ऐसे ही है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि जीपीएस के लिए स्पेस के अंदर, पूरे वर्ल्ड की जीपीएस ट्रैकिंग के लिए 24 सैटेलाइट स्पेस के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से टोटल कितने, 24 और प्रेजेंट टाइम में यूज कितने हो रहे हैं, 21 यूज हो रहे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, वर्किंग सैटेलाइट 21 है और टोटल सैटेलाइट कितने हैं जीपीएस के लिए, 24 है। जीपीएस मतलब ट्रैक करना, लोकेशन ट्रैक करना है ना। जैसे आजकल आप देखा होगा कि आपको उदयपुर आना है तो आपने मैप पे जाके घर बैठे हैं कि योर लोकेशन टू उदयपुर, आपको रास्ता भी दिखाई दे देगा, आपको किलोमीटर भी दिखाई दे देगा। इसको कहते हैं जीपीएस। वैसे कितना अच्छा सिस्टम है ना, आप घर बैठे बैठे, रजाई में थोड़ी घुसे होंगे, अभी तो गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कूलर के नीचे, एसी के नीचे बैठे बैठे देखो आप मुझे देख पा रहे हो, है? एक ज़माना ऐसा हुआ करता था हमारे ज़माने के अंदर, 5-7 साल पहले की बात करें, पढ़ने के लिए स्कूल में जाना पड़ता था, क्लास में बैठते किसी दिन नहीं जा पाते, तो पढ़ ही नहीं पाते। अब आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ उसको 5 बार सुनो, 10 बार सुनो, 50 बार पढ़ो, समझ में नहीं आया, जितनी बार पढ़ना चाहते हो पढ़ लो भाई। एक अलग सिस्टम है ना। धीरे धीरे आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं लगभग दोस्तों ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 30-40 साल पहले, कितने साल पहले की, 30-40 साल पहले की, 30-40 साल पहले क्या करते थे दोस्तों, कुएं से पानी निकालने के लिए बेल का यूज़ करते थे, या अलग अलग मेरे ख्याल से आपने नाम पढ़े होंगे एग्रोनॉमी के अंदर, पानी निकालने की सिंचाई के कौन कौन से देसी इक्विपमेंट है, उनके द्वारा बेल के द्वारा या रस्से से पानी निकाला जाता था कुएं में। आप जैसा कोई पागल है आज वो कह रहा था, देखना आने वाले टाइम में ऐसे दिन आएंगे कि बटन दबाया और पानी बाहर आना स्टार्ट, बटन दबाया पानी बाहर आ जाएगा। अरे कि बावड़ा हो गया क्या, ऐसा थोड़ी होता है। हम इतनी मेहनत, पागल थोड़ी है, पागलों तरह मेहनत कर रहे हैं, दिन भर रस्सी से पानी बाहर निकाल रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि बस बटन दबाओ पानी बाहर आ जाएगा। ऐसा कतई नहीं हो सकता। ज़्यादा दिन की बात नहीं। अगर आपके दादी दादा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके दादा दादा पुराने टाइम के अंदर पानी, कुएं से पानी निकालने के लिए, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी बेटा। प्रेजेंट टाइम में क्या, बटन दबाया, जहाँ पानी, छत के ऊपर पानी नहीं है, टंकी खाली हो गई, बटन दबा दिया, ये लो भाई साहब 5 मिनट के टंकी फुल, मम्मी टंकी भर गई, बटन बंद कर दो, ठीक है। तो मतलब हो गया नहीं पॉसिबल। 30-40 साल पहले से होता था क्या,
अगर बात करें 20-25 साल पहले की बात करें, शायद अपना जन्म हुआ उससे साल 2 साल पहले अपना जन्म हुआ था, लगभग आप भी मेरी एज के होंगे, 23 साल का मैं हो गया, 20-21 साल के, 18-19 साल के आप होंगे। जब अपना जन्म हुआ उस समय की अगर दोस्तों बात करें तो उस समय आपने देखा होगा कि मोबाइल बहुत कम हुआ करते थे, है ना। किसी को कुछ कहना होता, अपने जन्म से 5-7 पहले की 5-7 साल पहले की बात करें, उस समय तो मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे भाई। टेलीफोन होते थे, एसटीडी में जाते थे भाई, बात करवाना, पैसे डालते थे, फिर फोन जाता, वो एक आदमी जाता बुला के लेके आता, फिर बात करवाता, पैसे फिर देने पड़ते बात कराने के, है कि नहीं है। या फिर क्या करते, टेलीफोन वगैरह कम थे तो जनरली फोन या तो किसी सिटी के द्वारा, आवाज़ के द्वारा एक जगह दूसरी जगह जाके को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी। आजकल भाई साहब कहाँ बैठे हैं, हाँ भाई क्या कर रहा है, बस बेटा यार खाना खाया है मैंने तो, मतलब दूर यहाँ बैठे दूर की इन्फॉर्मेशन अपन यहीं पे ले लेता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, 10 साल पहले या आप छोटे होंगे उस समय बात करूँगा, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह आ गए थे, मोबाइल से बात करते थे, फिर ऐसे कहते थे कि मैं देख के बता दूंगा थोड़े दिनों बाद में कि तू क्या कर रहा है, मुझे दिख रहा है। आप उनके यार मजाक कर रहे हो क्या, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ दिख थोड़ी सकता है। आजकल पॉसिबल है कि नहीं, वीडियो कॉलिंग पे आप वहाँ पे क्या कर रहे हो तुरंत आपको कॉल करूंगा और देख लूंगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अरे 10-15 साल पहले पॉसिबल थोड़ी था, नहीं था ना पॉसिबल। तो कहने मतलब हर चीज़ धीरे धीरे पॉसिबल हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, रिमोट सेंसिंग का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। अब देखो आप भी मुझे कहोगे यार सर पागल हो गए आपने, ऐसा नहीं है। थोड़े दिनों बाद आपने छोटे होंगे शक्तिमान देखा होगा, क्या देखा होगा, शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान ने अंगुली ऊपर करी, चारों तरफ घूमा, घूमते ही जहाँ जाना चाहता है उड़ के वहाँ चल गया। तो आने वाले टाइम में भाई साहब ऐसी भी होने वाली है कि आपको उदयपुर आना है, क्लास में आना है, आप क्या अगर अंगुली ऊपर करोगे और घूमोगे कि उदयपुर हाईटेक क्लासेस के अंदर क्लासरूम में, और आप तुरंत आके यहाँ पे क्या बैठ जाओगे। हो सकता है नहीं हो सकता भाई, हो सकता है, होने वाला आने वाला टाइम है। कि दुबई जाना है, ये लोग शक्तिमान बने दुबई चल गए, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड मुश्किल चल गई। अमेरिका जाना है, मन नहीं लग रहा, अमेरिका चल गया। वापस भारत आना है, मन नहीं लगा, वापस भारत आ गए। तो सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर, और ये काम भी पॉसिबल हो जाएगा। मैंने 5-7 एग्जाम्पल दी जो पॉसिबल नहीं थे 8-10 साल पहले, 15 साल 20 साल पहले, हो गए ना पॉसिबल, पहले हंसते थे, ठीक है। जनरल जैसे कि बारिश आती है तो बारिश के लिए अपन वेट करते हैं कि बारिश आएगी बारिश आएगी। अभी ऐसे कुछ रिसर्च हो चुके हैं जिनके द्वारा अपन बटन दबाते हैं, मोबाइल में बैठे बैठे कंप्यूटर सिस्टम से अपन जहाँ चाहे उतने एरिया के अंदर जितनी चाहे उतनी बारिश है वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंट के विपरीत है, प्लस थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही, इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट है या जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो इसको फॉलो नहीं करने देती, इसको लागू नहीं करने दे रही है। बाकी ऐसा भी पॉसिबल हो गया कि आप यहाँ बैठे बैठे यहाँ आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बादल ले आता हूँ, बंगाल की खाड़ी में गए, बेओ बंगाल गए, वहाँ से एक बादल उठाया, पानी उठाया और अपने घर के ऊपर क्या करवा लिया, आपने बारिश करवा ली। किसके थ्रू हो रहा है, सारा का सारा रिमोट सेंसिंग के थ्रू हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्या भाई, रिमोट सेंसिंग है। तो दोस्तों इस रिमोट सेंसिंग के बारे में इतनी सारी अपन क्या कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं। वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ अपने रिमोट सेंसिंग के बारे में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ने वाले थे, सोयल सर्वे के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात कर लेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या हो गया, ऑब्टेनिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के कोई भी जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इवलिन एल प्रूथ ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और रिमोट सेंसिंग सबसे पहले डेफिनेशन है किसने दी थी भाई, पार करने दी थी, किसने दी थी, पार करने दी थी। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, ये कुछ मैंने फुल फॉर्म लिखा है जो अपन यूज करते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। जीआईएस की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखना है। इसरो दोस्तों इंस्टीट्यूट है, ये 3 इंस्टीट्यूट मैंने लिखा है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पे है, बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ